अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस, एक कहानी और एक सबक। मैं अहमद हूँ। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर जहलम से है। मैं इस वक्त इंग्लैंड के एक फ़लाई इदारे के ज़ेर नगी हूँ। मेरे दोनों जबड़े टूट चुके हैं। मैं खाना चबा नहीं सकता। जब कुछ पसंद का खाना खाने को मंगवाता हूँ तो मेरे वार्ड की देखभाल करने वाला गैर मुस्लिम लड़का वो खाना अपने मुंह से चबा कर निकालने के बाद मेरे मुंह में डालता है। मैं उसे निगल लेता हूँ। मैं बिल्कुल सेहतमंद था। मुझे मेरे अमाल की सज़ा मिली है। हुआ कुछ यूँ कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक ऐसी लड़की से करा दी जो 4 बहनों में सबसे बड़ी थी। उसका नाम साइमा था। साइमा का वालिद उम्र के पिछले हिस्से में था, अक्सर व बेशतर बीमार रहता। साइमा बिलाशुबा मेरी और मेरे वालिदैन की खिदमत में कोई कोताही ना करती थी, मगर वो टाइम निकाल कर अपने वालिद की खिदमत सेवा भी करने चली जाया करती थी। साइमा की ये आदत मेरी बहनों और माँ को बहुत नागवार गुजरती। वो अक्सर मुझे उकसा कर साइमा पर तशद्दुद करवाते रहते। मुझे और मेरे घर वालों को साइमा की मजबूरियों का पता था। हम जानते थे साइमा कभी भी ससुराल के रवैये की मेके में शिकायत नहीं करेगी, और ये भी यकीन था अगर बिलफर्ज साइमा शिकायत कर भी दे तो साइमा के मेके में से इसकी हमदर्दी करने वाला कोई नहीं, सिवाय बुरे वालिदैन तो और जवान बहनों के, जो फ़कत बद्दुआएं देने के अलावा और कभी कुछ कर नहीं सकते। साइमा की कमज़ोरियाँ हमें दिलेर करती गईं, यहाँ तक कि मेरे अलावा मेरी बहनों ने भी साइमा पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। मेरी आदत थी जब भी साइमा को मारता तो बालों की चुटियों से पकड़कर इसका मुंह ऊपर उठा लेता और मुंह पर थप्पड़ मारता। साइमा इंतहाई गोरी रंगत की थी। मेरे भारी हाथ का थप्पड़ खाने की वजह से उसके मुंह पर निशान पड़ जाते तो वो 2-3 दिन बाप के घर न जाती कि कहीं वालिदैन को इसके ससुराल के रवैये की खबर ना हो जाए। जो 2-3 दिन बाद साइमा के घर जाने में नागा करती, वो दिन साइमा पर हाथ ना उठाता, मगर मेरी बहनें छोटी मोटी बात बनाकर इस पर हाथ साफ कर लेती। एक बार साइमा को मैंने मुंह पर थप्पड़ मारे। वो अपने मेके जाने के काबिल ना थी, मगर उसे अचानक इतला मिली कि उसका वालिद ज़्यादा सीरियस है और साइमा को बुला रहा है। लिहाजा साइमा को मेके जाना मजबूरी बन गई तो साइमा मेरे पास इजाज़त मांगने आई। मैंने साइमा को तंग करने की गर्ज से 2 सूट इस्त्री करवाए, चाय बनवाई, बर्तन धुलवाए, कमरे की सफाई करवाई और फिर कहा मेरी माँ और बहनों से इजाज़त मांगने गई तो उन्होंने भी अपने ज़ाती कामों में लगा दिया। यहाँ तक कि शाम करीब हो गई तो साइमा को जाने की इजाज़त मिल गई। मुंह पर बने तशद्दुद के निशानात छुपाने के लिए साइमा ने घर में भी निकाब किए रखा, मगर न जाने कैसे साइमा की माँ की नज़र साइमा के मुंह पर छपे मेरे थप्पड़ों के निशानात पर पड़ गई। तीनों ने साइमा से मेरे मुतालिक पूछा। साइमा ने खुद को कसूरवार ठहराते हुए कहा, माँ जी गलती मेरी थी, मैंने उनके बहुत अहम पेपर गुम कर दिए थे, इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर मुझे मारा। साइमा की माँ ने साइमा को एहतियात से और संभाल कर चीज़ें रखने की ताकीद की और साइमा को 2 दिन बाद खुद छोड़ने आई तो मुझसे मिली। साइमा की माँ ने मुझे अलग ले जाकर अपने आंसू ज़ब्त करते हुए एक हदीस शरीफ का मफहूम बयान किया, जिसमें बीवी को मुंह पर मारने की ममानत आई है, और मुझसे मेरा हाल अहवाल पूछने के बाद साइमा की तरफ से माफ़ी मांगने कर वापस अपने घर चल दी। गो कि उनके आंखों से नहीं बह रहे थे, मगर उनकी मुतरन्नम आँखें उनके दुख और तकालीफ को बयान कर रही थीं। उन्होंने मुझे कोई गलत बात नहीं कही थी, कोई जली कट्टी नहीं सुनाई थी, मगर फिर भी मुझे उनकी बातें बुरी लगीं। मुझे साइमा पर बेवजह गुस्सा आ रहा था। मैंने गुस्सा निकालने के लिए साइमा से गलती का इंतज़ार करने लगा। कुदरत भी साइमा पर मेहरबान थी। साइमा ने कोई मौका न दिया। एक शाम जब साइमा किचन में अकेली चाय बना रही थी तो मैंने ज़ोरदार आवाज़ में हू हा करके साइमा को डरा दिया। साइमा का ध्यान मेरी तरफ होने की वजह से साइमा के हाथ में मौजूद चीनी का डब्बा ज़मीन पर गिर गया। गो के डब्बा का ढक्कन बंद था, चीनी नीचे नहीं गिरी, मगर मुझे बहाना मिल चुका था। मैंने किचन में ही चाय बनाती हुई साइमा को बालों की चुटियों से पकड़ लिया और मुंह पर मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जब आखिरी ज़ोरदार पंच साइमा को मुंह पर मारा तो साइमा का जबड़ा टूट गया। साइमा कुछ भी खाने के पीने के काबिल ना रही। साइमा की बिगड़ती हालत देखकर मेरी माँ साइमा को डॉक्टर के पास ले गई, मगर वापसी पर साइमा की लाश आई और पता चला रोड क्रॉस करते हुए साइमा एक्सीडेंट में मर गई। मुर्दा हालत में मौजूद साइमा के मुंह को लाख कोशिश के बावजूद भी जबड़ा टूटा होने की वजह से हम सीधा बंद नहीं कर सकते थे, तो लोगों के सवाल करने पर मेरी माँ ने बताया एक्सीडेंट में पता नहीं कहाँ कहाँ चोट लगी है, बेचारी कितनी हड्डियाँ टूट गई हैं। साइमा की माँ फ़कत पहले दिन साइमा के जनाजे तक हमारे घर रुकी। जब साइमा का जनाजा कब्रिस्तान गया तो साइमा के वालिदैन और तीनों बहनें कब्रिस्तान गईं। उसके बाद साइमा के वालिदैन या बहनें कभी हमारे घर नहीं आईं। साइमा की मौत के बाद
मेरी माँ ने मेरी दूसरी शादी एक ब्रिटिश नेशनल लड़की से कर दी। मैं साइमा पर किए गए मजालिम को भूल कर इंग्लैंड के अयाशी की ज़िंदगी में खो गया। मगर एक दफ़ा एक क्लब में बैठा हुआ था, किसी बात पर एक यहूदी लड़के से मेरी तल्ख कलामी हो गई। बात हाथापाई तक पहुंच गई, यहाँ तक कि यहूदी लड़के ने मेरे मुंह पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। मैं ज़मीन पर गिर गया, मेरे दोनों जबड़े टूट गए हैं। मुझे अस्पताल पहुंचाया गया, मेरे जबड़ों को प्लेटों की मदद से जोड़ा गया, मगर फिर भी इस काबिल ना हो सका कि अपने मुंह से चबाकर कुछ खा सकूं। आज मेरे जबड़ों को टूटे हुए अरसा गुजर चुका है। मेरी दूसरी बीवी मुझसे तलाक लेकर कहीं और शादी कर चुकी है। मैं आज भी किसी के मुंह से चबाया हुआ खाना अपने हलक में उतारता हूँ या फिर ऐसी खुराक खाता हूँ जिसको चबाना ना पड़े। मैं चाहकर भी पाकिस्तान नहीं जा सकता। मुझे यकीन है मेरी शक्ल देखने के बाद मेरी माँ और बहनों समेत हर वो इंसान जो साइमा पर ढाए गए मुलाजिम को जानता है, वो ये ज़रूर कहेगा कि मकाफ़ात अमल दुनिया में ही हो जाता है। आज अपने दोनों जबड़ों से हाथ धोने के बाद मैं लोगों की हदीस शरीफ का मफ़हूम बयान करते हुए बताता हूँ कि मुंह पर नहीं मारना चाहिए, मगर न जाने क्यों यह हदीस सुनाते हुए मेरी आंखों के सामने साइमा की मजबूर, लाचार, बेबस माँ अपनी पुरनम आंखों के साथ आ जाती है। इख्तिताम कहानी कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। आपका मोहब्बत भरा एक कमेंट हमारी मेहनत का सिला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी शेयर करें और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।